हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से हीट के चैप्टर को ही रिवाइज करेंगे। हीट चैप्टर के कुछ और एक्सेप्ट फ्रॉम एनसीईआरटी से हट के कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन कर दिए हैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे, और उसको हम एक्सप्लेन करेंगे आज की क्लास में। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इन 5 क्वेश्चंस को हमको समझना है कि क्या कह रहे हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके इसको समझेंगे और आप इन क्वेश्चंस को अपने कॉपी पे लिख भी लेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। शॉपकीपर्स सेलिंग आइस क्यूब्स यूजुअली कवर देम विद जूट सैक्स वाई। जो शॉपकीपर होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो जब आइस क्यूब बेच रहे होते हैं, मतलब बर्फ़ की सिल्ली जब बेच रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि वो उस बर्फ़ की सिल्ली को जूट से कवर करके रखते हैं। ऐसा क्यों? बच्चों, जो भी दुकानदार हैं जो आइस क्यूब्स बेचते हैं, बड़े बड़े बर्फ़ की सिल्ली जो बेचते हैं, वो क्या करते हैं, उसको जूट से रैप कर देते हैं, उसकी रैपिंग कर देते हैं, उसको चारों तरफ से ढक देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो बच्चों, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जूट जो होता है वो हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल है। आइस है, अगर आइस डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में आएगा तो आइस का टेम्परेचर तो काफ़ी कम है, 0 डिग्री से भी कम है, माइनस में उसका टेम्परेचर है। ठीक है, और जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है एयर का, वो हमारा मान के चलिए कि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। तो इतना टेम्परेचर गैप अगर होगा तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एयर से, मतलब हमारे जो इन्वायरमेंट है उससे हीट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। किस में? आइस क्यूब में। और आइस क्यूब का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। जैसे ही आइस क्यूब का टेम्परेचर बढ़ेगा वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, पानी बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर इसीलिए हम उसको डायरेक्टली एयर में नहीं रखते, उसको जूट से रैप करके रखते हैं। जूट से रैप करने का मतलब ये है कि वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल है और वो एयर के कांटेक्ट को डायरेक्टली आइस क्यूब के कांटेक्ट से ब्रेक करता है। मतलब बीच में जूट आ गया, ऊपर एयर, नीचे आइस, कांटेक्ट क्या हुआ? ब्रेक हो गया, और इस वजह से हीट ट्रांसफ़र हो नहीं पाता है। तो हमारी आइस क्यूब जो होती है, वो ज़्यादा देर तक आइस के फॉर्म में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग लिख भी लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टू कीप हर सूप वार्म, पहेली रैप्ड द कंटेनर विद अ वूलन क्लॉथ। कैन शी यूज दिस मेथड टू कीप हर ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक कूल? एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक बच्चे है पहेली, उसने वो सूप बनाई थी। अब सूप को उसको तुरंत नहीं पीना था, उसको कुछ देर बाद पीना था। तो उसने क्या किया कि उस सूप को, ताकि वो गर्म रहे कुछ देर बाद भी, जब मैं पीने आऊँ उस समय तक भी वो गर्म रहे, इसलिए उसने सूप वाले कंटेनर को एक वूलन क्लॉथ से रैप कर दिया, ढक दिया, और वो गर्म रहा। क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, क्या अगर उसके पास ऐसा ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक हो, मतलब एक कोल्ड ड्रिंक हो जो कि ठंडा होता है, कोल्ड ड्रिंक हो, उसको क्या वो रैप करके वो ठंडा रख सकती है? तो बच्चों, इसका आंसर ये होगा कि जैसे सूप है, सूप को उसने किससे रैप किया है? वूलन क्लॉथ से रैप किया है। तो अगर उसने वूलन क्लॉथ से सूप को रैप किया है और सूप गर्म रह रहा है, क्यों गर्म रह रहा है? क्योंकि जो वूलन क्लॉथ है वो हमारा क्या है? इंसुलेटिंग मटेरियल है। वो डायरेक्टली हीट के कांटेक्ट को ब्लॉक कर रहा है। मतलब अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो मेंटेन कर रहा है। मतलब अगर अंदर सूप गर्म था तो वो गर्म ही रहेगा। सेम उसी प्रकार से अगर कोल्ड ड्रिंक अंदर ठंडी है और उसको हम वूलन क्लॉथ से ढक दिए, तो मतलब अंदर ठंडा इन्वायरमेंट, बाहर जो भी इन्वायरमेंट हो, कांटेक्ट ब्लॉक हो गया, अंदर जो इन्वायरमेंट था वही रहेगा। समझ में आ रहा है? अरे थर्मोप्लास्टिक की बॉटल्स भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती हैं। ठीक है, कांटेक्ट को ब्लॉक कर देते हैं, कांटेक्ट जैसे ही ब्लॉक हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस समाप्त हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस जब रहा ही नहीं तो वहाँ हीट फ्लो ही नहीं हुआ, और हीट फ्लो नहीं हुआ तो हमारा जो कोल्ड ड्रिंक है वो ठंडा रहा। तो मतलब हाँ, वो इस मेथड को यूज़ कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तीसरा क्वेश्चन, यू मे हैव नोटिस्ड दैट अ फ्यू शार्प जर्क्स आर गिवन टू द क्लिनिकल थर्मोमीटर बिफोर यूजिंग इट। व्हाई? तो क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करने के पहले हम ऐसे ऐसे करते हैं ना,
ये जर्क दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? तो बच्चों ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मान लो बिफोर यूजिंग किसी और के में हम लोग उसको यूज़ किए थे, मान लो किसी और बॉडी का टेम्परेचर हम लोग मेज़र करने के लिए उसको यूज़ करे हुए थे। अब उसमें तो मरकरी जो है वो बल्ब को छोड़ के आगे बढ़ा हुआ है कैपिलरी एक्शन में, मतलब वो स्टेम में चढ़ा हुआ है मरकरी। अगर दोबारा से हम उसको यूज़ कर लेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा ही नहीं, वो तो रीडिंग गलत देगा। तो रीडिंग एक्यूरेट पाने के लिए हमको उसको जर्क देना पड़ता है। जर्क देने से होगा क्या? तो जो भी मरकरी चढ़ा हुआ होगा, बल्ब को छोड़ के बाहर निकला हुआ होगा, वो वापस से बल्ब में आ जाएगा। वापस से किस में आ जाएगा? बल्ब में आ जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर के बिलो आ जाएगा। तो हम फिर से दूसरे बॉडी पे वो लगा के थर्मामीटर और उसका टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। रीडिंग गलत नहीं आएगी, एक्यूरेट मिलेगा। तो ये एक्यूरेसी पाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इट इज़ एडवाइज नॉट टू होल्ड द थर्मामीटर बाई इट्स बल्ब। मतलब ये क्यों सलाह दी जाती है कि थर्मामीटर जो भी है उसको उसके बल्ब पे मत पकड़िए, बल्ब से मत पकड़िए। देखो बल्ब से पकड़ोगे तो क्या हो जाएगा? बल्ब में जैसे ही पकड़े तुम्हारे हाथ का जो टेम्परेचर है वो सेंस कर लेगा, और जैसे ही वो सेंस कर लेगा उसकी मरकरी चढ़ जाएगी। तो बल्ब से पकड़ के अगर कहीं ले जा रहे हो किसी को मेज़र कराने, किसी का टेम्परेचर देखने, तो पहले तुम्हारे हाथ का ही टेम्परेचर पाके वो चढ़ी हुई है, उसके बाद तो रीडिंग गलत आ जाएगी। रीडिंग क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो बेस्ट तरीका क्या है थर्मामीटर को पकड़ने का? उसके टॉप एंड पे पकड़िए, उसके टॉप एंड पे पकड़िए, बल्ब वाले एंड पे मत पकड़िए, टॉप एंड पे पकड़िए। ठीक है, समझ में आ गया? बेस्ट तरीका ये है उसको होल्ड करने का। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस इन अ कोस्टल एरिया इन विच डायरेक्शन द विंडोज आर प्रेफरेबली फेस्ड एंड वाई। मतलब कोस्टल एरिया में जब घर बना रहे हैं, समुद्री इलाके में जहाँ समुद्र वगैरह है, वहाँ पे जब हम घर बना रहे हैं तो इन विच डायरेक्शन द विंडोज आर प्रेफरेबली फेस्ड। तो आपके जो घर की खिड़कियाँ होनी चाहिए वो बच्चों किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? यही ये बोल रहे हैं, किस डायरेक्शन में होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए? तो बच्चों कोस्टल एरियाज़ में जब हम घर बना रहे हैं, तो जब हम कोस्टल एरिया में रहने का सोच ही लिए हैं तो वहाँ की ज्योग्राफी को भी समझना पड़ेगा। ज्योग्राफी को कैसे समझेंगे? तो वहाँ पे सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का कॉन्सेप्ट मैं बताया था। कोस्टल एरियाज़ में जहाँ सी होता है वहाँ पे सी ब्रिज और लैंड ब्रिज होता है। सी ब्रिज का क्या मतलब है? समुद्र से ठंडी हवाएं आ रही हैं दिन के समय में, और लैंड ब्रिज इसी तरह रात के समय में होता है। तो दिन के समय में हमको इन्वायरमेंट ठंडा चाहिए, हमको सी ब्रिज जो आ रही है ठंडी ठंडी हवा, उसका लुत्फ भी उठाना है, आनंद भी उठाना है। तो एक काम करो, जो भी घर बनाओ उसका जो विंडो है उसको सी की तरफ फेस करा दो। मतलब उसका जो विंडो है वो ओपन होना चाहिए किधर? सामने। अगर सी है तो ऐसे विंडो ओपन हो रहा है सामने की तरफ। मतलब योर विंडोज शुड बी ओपनड इन फ्रंट ऑफ सी, मतलब समुद्र के सामने आपकी विंडो खुलनी चाहिए। इससे क्या होगा? ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन सी ब्रीज कम्स इट विल कूल योर हाउस। मतलब तुम्हारा जो घर है उसको ठंडा रखेगा, ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी, आनंद उठाओगे। ठीक है, समझ में आया? तो बच्चों ये 5 क्वेश्चन थे, इनको हमको करना था। आसान आसान क्वेश्चंस थे। रिवीजन चल रहा है आपका हीट का, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, वेरी वेरी थैंक यू। हाँ, और ये क्वेश्चंस कहाँ से हैं? ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइजेस से हैं। ठीक है, वो अलग तरह की बुक आती है, वो बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं नहीं कह रहा हूँ वो बुक खरीद लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, बस इस क्वेश्चन से मतलब रखिए। ठीक है, वेरी वेरी थैंक यू, ऑल द बेस्ट।